आज हम पढ़ेंगे 7 चैप्टर नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारे जैसे एक इंडिविजुअल की पर्सनल इनकम होती है, वैसे ही नेशनल इनकम एक कंट्री की नेशनल इनकम है। जो कंट्री को कैसे मिलता है कि प्रोडक्शन और जो सप्लाई वो सब होता है, उससे मतलब नेशनल इनकम का एक कंपोनेंट मिलता है। और नेशनल इनकम एक मैक्रो इकोनॉमिक का कंपोनेंट है। और नेशनल इनकम हमें कहाँ से मिल रहा है, हमारा मतलब कंट्री का। तो उसमें फर्म्स आ गए, मतलब कंपनी हो गए, सब फैक्ट्रीज़ हो गए, शॉप्स हो गए, मार्केट और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब। और बाद में अलग अलग डिपार्टमेंट और ऑफिसेस जो गवर्नमेंट के होते हैं और प्राइवेट के होते हैं, वहाँ से। तो ये नेशनल इनकम एक मेजर है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, जिससे हमें मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और एक्सचेंज और कंजप्शन, ये सब इसके अंदर। तो इस और नेशनल इनकम से हमें ये भी मालूम पड़ता है कि इकोनॉमिक वेलफेयर कितना है लोगों का एक पर्टिकुलर कंट्री में। तो नेशनल इनकम अगर ज़्यादा होगी तो लोगों के मतलब सुख सुविधाएं ज़्यादा मतलब मिलेगी। और किसी कंट्री का अगर नेशनल इनकम कम है, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज होते हैं, उनका नेशनल इनकम बहुत लो होता है। उसी जगह हम यूरोपियन कंट्रीज़ देखेंगे, इंग्लैंड हो गया, फिर बाद में ये स्वीडन, फिनलैंड, इन सब का नेशनल इनकम बहुत हाई रहता है। और USA का भी हाई है इनकम, और इंडिया का मिडल है मतलब। और फिर बाद में और सेकंड पैराग्राफ में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है नेशनल इनकम कमेटी का, जो कि 1949 में फॉर्म हुई थी। और फिर बाद में ये इसके अंडर जो पार्ट्स अलग अलग थे, जैसे कि नेशनल इनकम सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अब CSO इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और NSSO, नेशनल सोशल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और मीनिंग में दिया है कि नेशनल इनकम एक्सप्रेस होता है मनी टर्म्स में, मतलब पहले के ज़माने में नेशनल इनकम मतलब जब ओल्डन टाइम में, जब ये गोल्ड का यूज़ होता था एक्सचेंज के लिए, या फिर ग्रेन्स का मतलब चावल के बदले टमाटर, या फिर ऐसे किसके भी बदले, तो पहले मनी नहीं था और अभी मनी है। तो इसलिए नेशनल इनकम मनी टर्म्स में एक्सप्रेस होता है, रुपीज़ में या फिर डॉलर में या कॉस्ट कैसे भी मतलब। और इन रियल टर्म्स नेशनल इनकम इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ईयर। तो नेशनल इनकम क्या है रियल सेंस में, एकदम एक्यूरेट सेंस, कि एक पर्टिकुलर ईयर में कंट्री में जितना प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विस का, तो वो हमें नेशनल इनकम कंट्रीब्यूट करता है कंट्री को। तो वो है। तो ये ऊपर डेफिनेशंस ऑफ नेशनल इनकम में अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने सब ये नेशनल इनकम के डेफिनेशन दिए। तो जैसे नेशनल इनकम कमेटी है इंडिया की, 1949 में जो एस्टेब्लिश की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो उसमें उस नेशनल इनकम कमेटी के अनुसार अकॉर्डिंग नेशनल एस्टिमेट मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज टर्न आउट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन। तो ये नेशनल इनकम हमें एक एस्टिमेट देता है कि कितना कंट्री में कमोडिटीज़ और सर्विसेज एक पर्टिकुलर ईयर में पीरियड में प्रोड्यूस हुए हैं, और वो डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ डबल डबल नहीं होनी चाहिए, तो एक ही हो। तो वो हमें एस्टिमेट देता है। और सेकंड है प्रोफेसर AC पिगव। तो नेशनल डिविडेंड इज़ द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ द कम्युनिटी इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स इनकम डिराइव्ड फ्रॉम अब्रॉड विच कैन बी मेजर्ड इन मनी। तो ये नेशनल डिविडेंड इज़ दैट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम जो कम्युनिटी से आता है, जैसे कि अब्रॉड से भी आता है, वो भी एक इसमें इसका पार्ट है नेशनल इनकम का। तो थर्ड प्रोफेसर फिशर ने क्या कहा है कि नेशनल इनकम, या फिर हम डिविडेंड भी बोल सकते हैं, वो कहाँ से डिराइव होता है। वो या तो सर्विसेज जो रिसीव्ड होते हैं वो मतलब कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं उससे, या फिर जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है वहाँ से आती है। और ये सेकंड फीचर्स से बाद में नेशनल इनकम के, तो फीचर्स में क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, और नेशनल इनकम एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। और सेकंड है वैल्यू ऑफ ऑन ए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज।
तो जैसा हमने पढ़ा था, तो यही सेम दिया है सेकंड पॉइंट में कि नेशनल इनकम में डबल काउंटिंग अवॉइड करने के लिए ये जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है कि ऑटोमोबाइल कंपनियाँ जो प्रोड्यूस करती है, कार बनाती है, तो उसमें जो कार को बनाने के लिए अलग अलग रॉ मटेरियल लगता है, जैसे कि अलग से ट्यूब हुआ या फिर टायर हुआ या फिर जो भी उसमें मोटर्स लगती है, तो उनको काउंट नहीं करेंगे। फाइनल प्रोडक्ट जो बना है कार, उसको ही काउंट करेंगे। वो एक सिंगल यूनिट हुआ, मतलब एक कार का यूनिट प्रोड्यूस हुआ। और जैसे इधर एक और एग्जांपल दिया है कि शर्ट बनाने के लिए कॉटन का यूज़ होता है, तो कॉटन एक रॉ मटेरियल है, तो इसमें इंटरमीडिएट गुड का काउंटिंग नहीं होता, क्योंकि इससे जो फाइनल प्रोडक्ट बना है जैसे कि शर्ट, तो उसका ही काउंटिंग होगा जिसका वैल्यू है 1। और अगर कॉटन का भी काउंट करेंगे तो वैल्यू 2 हो जाएगा। तो ये इसमें बताया है। और थर्ड है नेट एग्रीगेट वैल्यू। तो नेशनल इनकम में खाली नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो काउंट होता है, और इसमें इंक्लूड ये डेप्रिसिएशन कॉस्ट इंक्लूड नहीं होता है। मतलब अगर जैसे वो कंपनी, उसमें सब मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग अलग मशीन्स है, तो उस मशीन्स में जो भी खर्चा हुआ है उस कॉम्पिटिटिव को प्रोड्यूस होने के दौरान, जैसे कि कार प्रोड्यूस होने के लिए मशीन्स यूज़ करते हैं, तो उस मशीन को जो मेंटेनेंस के लिए खर्चा लगा है, उसके रिपेयरिंग के लिए या फिर चेंज करने के लिए, तो वो कॉस्ट इंक्लूड नहीं होता है। तो डेप्रिसिएशन मतलब जो उस मशीन को ठीक करने के लिए या फिर उसका मेंटेनेंस के लिए कॉस्ट लगता है, वो काउंट नहीं किया जाता है। तो तो नेट एग्रीगेट कैसे मिलता है कि नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज माइनस डेप्रिसिएशन, तो हमें मिलेगा नेट एग्रीगेट वैल्यू। तो फोर्थ है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसमें क्या आएगा, नेशनल इनकम में एक ये भी कंपोनेंट आता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। तो जैसे कि एक कंट्री एक्सपोर्ट भी करती है और इंपोर्ट भी करती है। एक्सपोर्ट मतलब दूसरे कंट्री को प्रोडक्ट्स या सर्विसेज देना। और जैसे कि इंडिया यूएस को एक्सपोर्ट करता है कोई भी चीज़, भले सर्विस हो या फिर कोई भी कार हो। और इंपोर्ट मतलब यूएस से इंडिया को कार्स या फिर इक्विपमेंट्स बेचता है। नेट एक्सपोर्ट मतलब अगर हमारा एक्सपोर्ट है 50 और इंपोर्ट है हमारा 40, तो 50 माइनस 40 10, तो ये हुआ हमारा नेट एक्सपोर्ट। तो ये नेशनल इनकम के अंडर काउंट किया जाएगा। और बाद में है नेट डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट्स फ्रॉम अब्रॉड एंड पेमेंट्स मेड अब्रॉड। तो इसमें आर माइनस पी का नेट रिसिप्ट जो आएगा वो काउंट किया जाएगा, दोनों के बीच में डिफरेंस। रिसिप्ट फ्रॉम अब्रॉड मतलब बाहर की कंट्री से जो हमें ये पेमेंट आया है, हमारे लोग उधर काम करते हैं और उन्होंने हमें पेमेंट भेजा है, तो वो हुआ नेट रिसिप्ट्स। और पेमेंट्स मेड अब्रॉड, तो हम यहाँ से जो पेमेंट करते हैं फॉरेन की कंट्री को कोई भी चीज़ के लिए, तो वो हुआ हमारा पेमेंट्स मेड अब्रॉड। तो रिसिप्ट्स के लिए क्या सिंबल यूज़ किया आर, और पेमेंट के लिए पी। और फिफ्थ है फाइनेंशियल ईयर। तो फिफ्थ फाइनेंशियल ईयर, इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च रहता है। जैसे कि इस साल 1 अप्रैल 2020 को चालू हुआ, तो 31 मार्च 2021 को एंड होगा। और ये इसी टाइम पे हमारे कंट्री में जैसे कि फरवरी मंथ में इकोनॉमिक सर्वे पेश होता है और उसके बाद बजट पेश होता है। तो ये इम्पोर्टेंट टाइम है इंडिया के लिए, इंडिया गवर्नमेंट के लिए। और सिक्स्थ नेशनल इनकम एक फ़्लो कॉन्सेप्ट है। और जैसे कि जो भी गुड्स है उनका फ़्लो होता है, जैसे कि अगर कंपनी में प्रोड्यूस हुआ है वो फिर होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर के पास, रीसेलर के पास, रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर के पास कंज्यूमर। तो ये एक फ़्लो कॉन्सेप्ट है, एक के पास दूसरे के पास ऐसा ऐसा सर्कुलेट होता है। और मनी वैल्यू, तो नेशनल इनकम मैंने जैसे बताया कि ये मनी टर्म्स में एक्सप्रेस होता है। तो जो भी चीज़ मनी के लिए एक्सचेंज हो जाती है, जैसे कि आपने कार खरीदी और उसका पैसा दिया है, तो फिर वो काउंट हो गई। और अगर आपने ऐसे ही किसी ने आपको फ्री में कार दे दी, तो वो एक इसमें काउंटिंग नहीं होगी।